हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिल्स और एक्ट्स को कवर करेंगे जो भी 2026 में लाए गए हैं। जो भी ऐसे बिल जो एक्ट बन चुके हैं, पास हो गए हैं, लागू हो गए हैं और जो अभी सिर्फ लाए गए हैं बिल, उन सभी के प्रोविज़न क्या क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आपके सामने है ही। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु इंट्रोड्यूस्ड द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारी डिटेल्स याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद रेजिग्नेशन भी देना पड़ा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को, और इतनी सारी चीज़ों के बीच में फिर ये बिल लेकर आया गया। तो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से क्योंकि काफ़ी एक बड़ा ये नेशनल मुद्दा था, जो कि अभी भी है ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। ये हमारे अभी मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस हैं। ठीक है, 2024 में भी ये एक्ट लेकर आया गया था, जिसको अभी अमेंड करके 2026 में नए रूप से इसको लाया गया, कुछ चेंजेस करके उसके अंदर। और मेन एम क्या है इस बिल का? टू मेक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट पेपर लीक, जैसे कि नीट, यूपीएससी, एसएससी या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पेपर लीक अगर होता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क लेकर आया जा सके। इसके अंदर इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी अगर ये सामने आता है इस तरह का कोई भी केस, तो 5 से 10 साल तक की जेल की सज़ा और फाइन 50 लाख से 10 करोड़ तक का ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, डिटेल थोड़ी सी दी गई है। ये जो अभी बिल आया है, क्या क्या लिमिट्स या फिर क्या क्या पनिशमेंट हैं इसके अंदर 2026 में जो लेकर आए हैं वो देखते हैं। तो इंडिविजुअल चीटिंग या फिर अनफेयर मीन्स का अगर कोई मामला सामने आता है तो उसमें 5 से 10 साल तक की जेल और फाइन अप टू 50 लाख रुपीज़ ये रखा गया है प्रोविज़न। फिर सर्विस प्रोवाइडर्स या एग्ज़ाम एजेंसीज अगर हैं, उनकी तरफ से कोई ऑफेंस होता है तो 8 साल का डिबेयरमेंट और फाइन 5 करोड़ रुपए तक का उसमें लगाया जाएगा। मैनेजमेंट या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से अगर पेपर लीक का कोई ऑफेंस सामने आता है तो 5 से 10 साल की जेल और अप टू 5 करोड़ रुपीज़ फाइन। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या फिर पेपर लीक सिंडिकेट्स पकड़ा जाता है तो मिनिमम 7 साल की जेल उसमें और 10 करोड़ रुपए तक का फाइन, ये पनिशमेंट रखी गई है। नेक्स्ट है जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 इज रिलेटेड टू व्हाट? ये संबंधित है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस से। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ही इसे पास कर दिया है और 79 सेंट्रल एक्ट्स के 784 प्रोविजंस को अमेंड किया गया है। इसके अंदर नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एम क्या है इसका? टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। मतलब अगर किसी ने कोई बहुत छोटी छोटी गलतियां की हैं और उसके लिए भी क्रिमिनल पनिशमेंट किसी को मिली है, जेल में डाल दिया गया है कोई स्मॉल या फिर माइनर वायलेशन को लेकर, तो वहाँ पर वो सज़ा जो है उसको हटा देना, उस सज़ा को माफ़ कर देना। ठीक है, कि वो क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा अगर किसी से बहुत थोड़ी सी गलती हो गई है तो। किस तरह के माइनर ऑफेंसेस में आते हैं? तो जैसे कि कोई पेपर वर्क एरर हो जाता है ना, या फिर हमें कुछ पेपर वर्क फाइल करना है, उसकी डेडलाइन मिस हो गई है, या फिर कुछ लोकल या फिर म्यूनिसिपल रूल्स होते हैं उनका अगर वायलेशन हो गया है, जैसे कि माइनर सैनिटेशन या फिर लाइसेंस का इशू आ गया माइनर सा, तो उन सब के लिए पहले जो जेल का रिस्क होता था उसको हटाकर नॉर्मल कुछ चीज़ों में पेनल्टीज़ रख दी गई हैं। जैसे नंबर बताया ना, 784 प्रोविजंस हैं, तो इसमें कुछ थोड़े से बहुत ही छोटी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। जो थोड़ी सी ज़्यादा है उनके लिए पेनल्टीज़ रख दी गई हैं, या फिर माइनर मिस्टेक है बहुत सी, या फिर फर्स्ट टाइम कोई मिस्टेक हुई है तो उसमें एडवाइजरी जारी कर दी या फिर वार्निंग जारी कर दी, इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर दिया। इस तरह की चीज़ें ये कर दी गई हैं ताकि कोर्ट का बर्डन थोड़ा सा कम हो सके। फालतू के जो केसेस आ जाते हैं ना, जहाँ पर इतनी कोई मिस्टेक है नहीं, गलती है नहीं, लेकिन वो आ गया है केस और उसमें रिस्क होता है ज़बरदस्ती के सज़ा का भी, उसके लिए लेकर आया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ओनर अमेंडमेंट बिल 2026 प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये है वंदे मातरम, ऑप्शन बी करेक्ट है। इससे पहले प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ओनर एक्ट 1971 का था, तो इस एक्ट को अमेंड करके ये नया बिल 2026 का लेकर आया गया है। इस बिल के अंदर इफ़ इंटेंशनल इंसल्ट टू वंदे मातरम अगर की जाती है तो 3 साल तक की जेल, उसमें ये सज़ा का प्रावधान रखा गया है। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। वंदे मातरम टेकन फ्रॉम आनंद मठ नॉवल बेस्ड ऑन सन्यासी रिबेलियन। और नेशनल एंथम जो हमारा है जनगण मन, उसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है देश को। विच रेगुलेटरी बॉडी गेट्स स्टेचुटरी स्टेटस अंडर द शांति बिल 2025? ये है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB।
शांति बिल 2026 को रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है। शांति की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल अलाउ करता है लिमिटेड प्राइवेट कंपनीज को टू वर्क इन द न्यूक्लियर सेक्टर। इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का बाय 2047 और इसमें AERB जो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। मतलब कि पार्लियामेंट के लिए ये अब डायरेक्टली आंसरेबल होगी। पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डायरेक्टली आंसरेबल होगी अब ये बॉडी, ठीक है। इंडिया करेंटली 24 रिएक्टर्स को ऑपरेट कर रहा है अक्रॉस 7 लोकेशंस विद अ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 8.78 गीगावाट। अब जैसे यूपी में है नरोरा, यहाँ की कैपेसिटी है 440 मेगावाट की। रावत भाटा राजस्थान में है जिसकी कैपेसिटी है 1780 मेगावाट की। फिर गुजरात में है काकरापार 1840 मेगावाट कैपेसिटी है। महाराष्ट्र का है तारापुर 1400 मेगावाट कैपेसिटी। फिर कर्नाटक में है कैगा 880 मेगावाट। तमिलनाडु में है कुडनकुलम 2000 मेगावाट और तमिलनाडु के अंदर ही है कलपक्कम 440 मेगावाट यहाँ की कैपेसिटी है। तो ये 7 लोकेशन पर 24 रिएक्टर्स भारत में फ़िलहाल ऑपरेट कर रहे हैं विद टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 8.78 गीगावाट। द सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पास्ड बाय लोकसभा सीक्स टू रेज द FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर टू 100%। 2025 का ये बिल है जिसको लाया गया है इंश्योरेंस एक्ट 1938, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और IRDA एक्ट 1999 को रिप्लेस करके, ठीक है। इसमें इन तीनों एक्ट में अमेंडमेंट करके ये नया बिल लेकर आया गया। इसकी की प्रोविज़न क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ में 74% थी अभी तक, जिसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। और विजन है इसका इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। After the proposed amendment, what will be the total strength of the Supreme Court, including the Chief Justice of India? ये है 38। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 38 टोटल स्ट्रेंथ हो चुकी है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। 34 थी अभी तक, 4 और नए जजेस बढ़ा दिए गए हैं तो अब 38 हो गई है। 37 जजेस सुप्रीम कोर्ट के और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी अप्रूव किया है इसने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 का। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 को अमेंड करके इसे लाया गया है। नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज हो गए हैं 33 से 37, तो अब टोटल स्ट्रेंथ 37 + 1 38 हो गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात की गई है आर्टिकल 124 के अंदर। और जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है 124 का क्लॉज 2 जो है इसके तहत की जाती है। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाज ओरिजिनली इनैक्टेड इन विच ईयर? तो ये ईयर है 2016 का। रिसेंटली पार्लियामेंट में ने पास किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2026। इसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को अमेंड किया है और ये जो अमेंड करके नया लाया गया है फोकस करता है ऑन फास्टर रेजोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क पर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की बात करें तो TK विश्वनाथन के द्वारा चेयर की गई बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी 2015 में जो थी, इसने रिकमेंड किया था इस कोड को। रेगुलेटिंग बॉडी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अंडर CAPF एक्ट 2026 व्हाट परसेंटेज ऑफ DG पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर IPS ऑफिसर्स? तो 100% पोस्ट IPS ऑफिसर्स के लिए रिजर्व की जाती हैं DG पोस्ट के लिए CAPF एक्ट 2026 के तहत। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 का ये पास किया गया है। दिस एक्ट मंडेट्स IPS ऑफिसर्स रिजर्वेशन इन टॉप लीडरशिप इन ऑल 5 CAPFs, मतलब BSF, CRPF, CISF, ITBP या SSB, इन सभी में जो डायरेक्टर जनरल बनाए जाएंगे वो IPS ऑफिसर्स ही बनाए जाएंगे, ठीक है। IG यानी इंस्पेक्टर जनरल जो बनाए जाते हैं, इसमें IPS के लिए रिजर्वेशन होता है 50%, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए एटलीस्ट 67% होता है और स्पेशल DG और DG के लिए 100% पोस्ट रिजर्व्ड फॉर IPS। देश के जितने IPS हैं उन्हें ही प्रमोट करके DG या फिर स्पेशल DG की पोस्ट पर बिठाया जाएगा, ये 100% है, ठीक है। तो ये रिजर्व किया गया है इस एक्ट के ज़रिए। विच बिल वॉज पास्ड बाय लोकसभा इन 2026 फॉर ट्रांसजेंडर राइट्स? तो ये है ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026।
कौन से बिल को अमेंड करके ये लाया गया है? ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को। अब इसमें क्या क्या की अमेंडमेंट किए गए हैं? तो मेन दो हैं कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, जिसे रिकॉग्नाइज किया जाता था बाय नालसा केस 2014, इसे रिमूव कर दिया गया है। और अब आइडेंटिटी मतलब कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं है, उसकी आइडेंटिटी डिपेंड करेगी ऑन मेडिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस या फिर मेडिकल सर्टिफिकेशन पर। और कौन से आर्टिकल्स को आधार माना गया है इस अमेंडमेंट के लिए? आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। नेक्स्ट है द रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 मर्जेज विच एक्ट इनटू द रेलवेज एक्ट 1989। ये है रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 का। रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में पास किया गया। इट प्रोवाइड्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ द रेलवे बोर्ड, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे रेलवे बोर्ड के अंदर, उनके टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होगी और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। ये सब कुछ डिसाइड करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन हैं? अश्विनी वैष्णव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025? तो ये है ऑनलाइन मनी गेम्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का फोर्स में आया है 1 मई 2026 में। ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग एंड टू प्रमोट द ई स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे कि पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ड्रीम 11, इन सबको बैन कर दिया गया है। और अगर ये जो बैन लगा है इस पर कोई वायलेशन देखने को मिलता है, कोई ऑफेंस देखने को मिलता है, तो इसमें पेनल्टीज़ क्या हैं? अप टू 3 years जेल एंड 1 crore रुपीज़ फाइन फॉर मनी गेम्स। ठीक है, तो मेनली जितने मनी गेम्स हैं उनको बैन कर दिया गया। ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करना है, लेकिन ऐसे जो ई स्पोर्ट्स से संबंधित हो या फिर एजुकेशनल गेम्स हों उन्हें प्रमोट करना है ऑनलाइन, नॉट मनी गेम्स। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th बिल 2025 प्रोवाइड्स फॉर रिमूवल ऑफ PM and CM's मिनिस्टर्स डिटेन्ड फॉर हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल 130th बिल आया है, जिसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर लगातार 30 दिन तक कोई भी PM, CM या फिर मिनिस्टर्स ये पुलिस कस्टडी में लगातार 30 दिन तक रहते हैं तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा उनके पद से। ठीक है, अगर कोई PM है लगातार 30 दिन तक पुलिस कस्टडी में है या कोई CM है, तो अगर लगातार 30 दिन तक वो कस्टडी में है तो उन्हें अपने पद से, CM के पद से या PM के पद से या मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा देना होगा, वहाँ से हटना होगा। इस बिल को होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हमारे जो अमित शाह इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बिल में बोला गया है PM, CMs और मिनिस्टर्स मस्ट बी रिजाइंड और बी रिमूव्ड इफ़ दे रिमेन इन कस्टडी फॉर 30 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, 1 महीने तक। अब इसमें 3 आर्टिकल्स हैं संविधान में जिन्हें अमेंड किया जाएगा इसके तहत। PM के लिए आर्टिकल 75 है, CMs के लिए 164 और दिल्ली के लिए 239 का सेक्शन AA। ठीक है, तो इन्हें ये 3 हैं आर्टिकल्स जिनको अमेंड किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट है व्हेन डिड द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 कम इनटू इफेक्ट? ये इफेक्ट में 1 अगस्त 2025 को आया और इसमें 5 मेजर लॉज हैं जिनमें 19 अमेंडमेंट्स किए गए। अब ये 5 लॉज कौन से हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट ऑफ 1970 एंड 1980। 5 एक्ट हैं ये टोटल, जिनमें क्या किया गया है? 19 अमेंडमेंट किए गए हैं। अब इनमें 2 चीज़ें मेनली यहाँ पर मेंशन की गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी। पहली है टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसे 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, फिर है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट फॉर डायरेक्टर्स, ये 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 अगस्त 2025 से इनको इफेक्ट में ले आया गया, लागू कर दिया गया है। विच एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025? तो वक्फ एक्ट 1995 का जो था उसे अमेंड किया गया है 2025 में। लोकसभा में 2024 8 अगस्त 2024 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड बाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू। पार्लियामेंट के द्वारा अप्रैल 2025 में ये पास हुआ। आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट बिकेम एन एक्ट। अब यहाँ वक्फ की बात हुई है तो यहाँ डिटेल थोड़ी सी दी गई है इसके बारे में। वक्फ क्या होता है? वक्फ प्रॉपर्टी है जो कि डेडिकेटेड होती है टू रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस इन इस्लाम। अभी 2025 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है इसका मेन पर्पस है टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट, रेगुलेट द वक्फ प्रॉपर्टी एंड टू सेटल रिलेटेड डिस्प्यूट्स।
देयर आर 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ कवरिंग 38 लाख एकर्स एरिया। अब इस अमेंडमेंट के ज़रिए क्या क्या प्रोविज़न इसमें डाले गए हैं, तो सेक्शन 40 जो है ओरिजिनल वक्फ एक्ट 1995 का, इसे हटा दिया गया है। इट गिव्स वक्फ बोर्ड अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ प्रॉपर्टी इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। तो इसी वाले प्रोविज़न को हटा दिया गया सेक्शन 40 को। टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल पोर्टल में क्या ये सेटअप किया जाएगा, टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल पोर्टल को। फिर जो मुतावलीज होते हैं ये कौन है, केयर टेकर, वक्फ के केयर टेकर होते हैं। दे मस्ट रजिस्टर प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑन द पोर्टल। ये पोर्टल जो बनाया जाएगा, इस पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स को रजिस्टर करना होगा इनको। फिर नेक्स्ट है वक्फ बोर्ड इंक्लूड 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स एंड अमंग मुस्लिम मेंबर्स एटलीस्ट 2 मस्ट बी वुमेन। वक्फ बोर्ड में ये भी इंश्योर करना होगा कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हों और जो मुस्लिम मेंबर्स हों उन सभी में से एटलीस्ट 2 महिलाएं होनी चाहिए। फाइनेंशियल बिल्स आर गवर्न अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारा है आर्टिकल 117, इसके अंतर्गत फाइनेंशियल बिल्स गवर्न होते हैं। रिसेंटली लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2025 पास किया है। अब इसके की हाइलाइट्स क्या हैं, 6% डिजिटल टैक्स ऑन ऑनलाइन एड्स, इसे अबॉलिश कर दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 50.65 लाख करोड़ रुपीज़ 2025-26 का। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज किया गया 11.22 लाख करोड़ रुपीज़। गवर्नमेंट एम्स टू कलेक्ट 42.70 लाख करोड़ रुपीज़ फ्रॉम टैक्सेस। एस्टिमेटेड बोरोइंग है 14.01 लाख करोड़ रुपीज़। फिस्कल डेफिसिट टारगेट है 4.4% ऑफ जीडीपी और जीडीपी एस्टिमेटेड फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 3,569.79 लाख करोड़ रुपीज़। ये सब कुछ चीज़ें हैं, हाइलाइट्स हैं फाइनेंस बिल 2025 की, जो कि लोकसभा के द्वारा पास किया गया। अब यहाँ फाइनेंशियल बिल की थोड़ी और बातें करें तो इट आउटलाइंस द गवर्नमेंट प्रपोज्ड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। आने वाले साल में गवर्नमेंट की क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होने वाली है, इसको ये प्रपोज करता है। 2 तरह के फाइनेंशियल लेजिस्लेशन हैं हमारे संविधान में। पहला है मनी बिल्स, जो आर्टिकल 110 के तहत दिया गया है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, नीड प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। राज्यसभा केवल इसके लिए सजेस्ट कर सकती है, अगर कुछ चेंज करना है तो रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को। और स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स बिल इज अ मनी बिल और नॉट। फिर दूसरे तरीके का फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है फाइनेंशियल बिल, जो आर्टिकल 117 में दिया गया है। ये 2 तरह का मेंशन किया गया है। एक है फाइनेंशियल बिल 1, जो कि आर्टिकल 117(1) में दिया गया है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। दूसरे तरीके का है फाइनेंशियल बिल 2 टाइप 2। आर्टिकल 117(3) में इसको मेंशन किया गया है और इसको दोनों ही हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंड फाइनेंशियल बिल्स। द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 विल अमेंड विच एक्ट, ये अमेंड करेगा ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 को। ठीक है, 1948 के एक्ट को अमेंड करने के लिए 2024 में बिल लेकर आया गया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इंट्रोड्यूस किया। इसका एम है टू मॉडर्नाइज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन इंडिया। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल टू रिप्लेस विच एक्ट, तो ये एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव्ड न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 और ये 6 दशक पुराना जो बिल था इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसे रिप्लेस करेगा। न्यू बिल्स एम टू सिंप्लीफाई, मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन इंडियाज टैक्स सिस्टम। एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड अंडर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। सबसे पहले ही हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो आंसर बताइएगा कमेंट में। ऑप्शंस हैं ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, एजुकेशनल गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स या फिर सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।